हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का क्लास जा रहे हैं पढ़ाने। सीक्वेंसेस का लेक्चर नंबर 2। हम आपको एक बार याद दिला दें, जो लोग नए व्यूअर हैं, हम अलजेब्रा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी सेकेंड ईयर का लगभग पूरा समाप्त कर चुके हैं। बस मैट्रिसेस में एक लेक्चर बचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैट्रिसेस का बचा हुआ लेक्चर अपलोड कर दीजिए। हाँ, मैं उसका भी लेक्चर अपलोड करूँगा और 20 तारीख के अंदर ही अपलोड कर दूँगा। आज हम लोग सीक्वेंसेस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ये अपनी रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 है। हम 2 लेक्चर बना चुके हैं बाउंड और इंटरवल पर, एक लेक्चर बना चुके हैं सीक्वेंस पर। आज का हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं सीक्वेंस पर, चूंकि सीक्वेंस एक बड़ा चैप्टर है। कमेंट में तमाम सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इनफाइनाइट सीरीज पे लेक्चर बनाइए। हम आपको एक बात बता दें कि इनफाइनाइट सीरीज पे पहुंचने का रास्ता यहीं से होके जाता है सीक्वेंसेस से। अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गया ना, और अगर आप सीक्वेंस का एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल ले गए तो फिर समझ लो कि सीरीज में कुछ है ही नहीं। मतलब सीक्वेंस अगर आप ढंग से पढ़ लिए ना तो सीरीज में कोई दम ही नहीं है। तो हम सीरीज पे जाएंगे और सीरीज में सारे टेस्ट को भी हम बताएंगे और आप बड़ी आसानी से किसी सीरीज को देख के बता पाएंगे कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा कि ऑसिलेटरी होगा। इसके लिए पहले हम लोग सीक्वेंस का ये वाला भी लेक्चर समाप्त कर लें। लिमिट कंटिन्यूटी जो चैप्टर है ये लोग आपसे खुद से ट्राई करिएगा। तो चलिए हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को बनाते समय नॉट ट्रू बनाएं। नॉट ट्रू में फ़ायदा यह होता है कि एक गलत होता है, बाकी 3 सही होते हैं। तो इससे आपको एक लाभ मिलता है कि 3 सही ऑप्शन तो कम से कम पता चल जाता है, तो एग्जाम में आप ढंग से कर पाएंगे। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बनता है नॉट ट्रू करके। तो देखिए कैसे आप चेक करेंगे कि कौन सा इसमें से सही नहीं होगा। पहले आप एक रिजल्ट को समझ लीजिए बहुत ही आसानी से। और रिजल्ट यह होता है कि अगर आप किसी भी सेट का सुप्रीमम निकाल रहे हैं, सपोज कर लिया कि आपने किसी भी एक सेट हमने ले लिया, सपोज कर लिया टी, और आप इसका सुप्रीमम निकाल रहे हैं और इसमें अगर माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका सुप्रीमम बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि माइनस ऑफ इन्फिनिमम ऑफ टी होगा, जितना कि माइनस ऑफ इन्फिनिमम ऑफ टी होगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट आप लोग जानते रहिए कि जो सुप्रीमम होता है माइनस ऑफ टी का, अगर टी कोई आपका एक सेट है तो इसके सामने अगर माइनस लगा है और इसका आपको अगर सुप्रीमम निकालना है तो सुप्रीमम निकालते समय जो माइनस है बाहर आ जाता है और आपका ये जो सुप्रीमम है वो क्या बन जाता है, इन्फिनिमम बन जाता है। ये बात क्लियर है। देखिए जब सुप्रीमम यस प्लस टी पे ऑपरेट होगा तो पहले सुप्रीमम ऑफ यस बनेगा, फिर आपका सुप्रीमम ऑफ टी बनेगा। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। एक्चुअली जो सुप्रीमम होता है यस और टी पे जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए बी वाले में जब सुप्रीमम यस माइनस टी पे जाएगा तो पहले यस पे जाएगा, फिर किस पे जाएगा, माइनस टी पे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले एस पे जाएगा फिर किस पे जाएगा आपका, जब यहाँ पे बनेगा दूसरे वाले ऑप्शन में तो पहले आपका जो सुप्रीमम है वो एस पे जाएगा और फिर आपका जो सुप्रीमम है यहाँ पे आप प्लस साइन लगा दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना प्लस माइनस टी, तो प्लस साइन लगा देंगे तो आपका सुप्रीमम किस पे पहुँचेगा, आपका सुप्रीमम जो है फिर आपका पहुँचेगा माइनस टी पे। ठीक है। अच्छा, अब ये भी आपको हमने ऊपर बताया है कि जो सुप्रीमम ऑफ माइनस टी होता है वो माइनस इन्फिनिमम ऑफ टी के बराबर होता है। तो इसके प्लेस पे क्या वैल्यू रख दीजिए, माइनस इन्फिनिमम ऑफ टी। तो देखिए सुप्रीमम ऑफ एस माइनस टी इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एस माइनस इन्फिनिमम ऑफ टी। ये भी सही ऑप्शन लिखा है। एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये भी रिजल्ट पूछ सकता है कि बताइए सुप्रीमम ऑफ माइनस टी कितने के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि सुप्रीमम ऑफ माइनस टी जो होता है वो माइनस ऑफ इन्फिनिमम ऑफ टी के बराबर होता है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें कह रहा है कि जो इन्फिनिमम होता है यस माइनस टी का ये कितने के बराबर होता है। ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे प्लस होता तो सीधे इन्फिनिमम ऑफ यस होता फिर प्लस इन्फिनिमम ऑफ टी होता, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण पहला तो इन्फिनिमम ऑफ यस हो गया, लेकिन माइनस के बाद यहाँ पर चूंकि आपका होगा इन्फिनिमम ऑफ माइनस टी, तो इन्फिनिमम ऑफ माइनस टी में से जब माइनस बाहर निकलेगा तो इन्फिनिमम आपका सुप्रीमम बन जाएगा। समझ गए बात। यहाँ पे जैसे देखिए अगर यही वाला रिजल्ट ऐसे दिया होता, इन्फिनिमम ऑफ एस माइनस टी के प्लेस पर अगर दिया होता इन्फिनिमम ऑफ एस प्लस टी, तो आपका डायरेक्ट जैसे सुप्रीमम वाला रिजल्ट अभी आपने देखा है ना
कि पहले सुप्रीमम ऑफ एस प्लस सुप्रीमम ऑफ टी हो गया, वैसे ये भी हो जाता इन्फीमम ऑफ एस प्लस इन्फीमम ऑफ टी। लेकिन अगर यहाँ माइनस लिखा रहेगा तो आपको होगा इन्फीमम ऑफ एस, फिर प्लस के बाद इन्फीमम ऑफ माइनस टी, है ना, जैसे यहाँ पर आपने किया है। तो यहाँ इन्फीमम ऑफ माइनस टी, जब माइनस बाहर निकलेगा तो आपका इन्फीमम का सुप्रीमम बन जाता है, इसीलिए ए बी ऑप्शन सही है। देखिए जब सुप्रीमम यस और टी के प्रोडक्ट पे टूटता है, ध्यान दीजिएगा, जब सुप्रीमम यस और टी के प्रोडक्ट पे टूटता है, टूटने का सेंस मेरा यह है कि सुप्रीमम ऑफ यस हो गया और इंटू सुप्रीमम ऑफ टी हो गया, दो हिस्सों में जब टूटता है तो ये जो टूटने वाली वैल्यू आती है सुप्रीमम के केस में, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आती है। ध्यान दीजिएगा, टूटने के केस में वाली वैल्यू क्या होती है, पहले से बड़ी बन जाती है, जबकि क्या लिखा है, नहीं, यही बड़ा है, यही गलत ऑप्शन है, और यही आपको सेलेक्ट करना था कि कौन सा सही नहीं है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ इन्फीमम लिखा होता और यस और टी का प्रोडक्ट होता तब दिशा इसी दिशा में होता, ठीक है। मतलब जब इन्फीमम दो प्रोडक्ट का टूटता है दो हिस्सों में, तब जो है ये टूटा हुआ हिस्सा छोटा होता है और जहाँ से टूट के निकलता है वो बड़ा होता, तब ये वाला इनइक्वलिटी सही था। लेकिन अगर सुप्रीमम टूटता है तो टूटने के बाद और बड़ा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा इसी क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसीलिए आप सुप्रीमम और इन्फीमम की इन प्रॉपर्टीज को खूब ध्यान से देख लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं, कह रहा कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। कह रहा सुप्रीमम जो होगा टी ऑफ ए का, टी कोई एक कांस्टेंट है और ए कोई एक सेट है। टी क्या है आपका, कोई एक कांस्टेंट है और कैपिटल ए क्या है, कोई सेट है। तो कह रहा जो सुप्रीमम होगा टी ऑफ ए का, टी बाहर हो जाएगा और सुप्रीमम ऑफ ए होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टी को कैसा नंबर कह रहा है, टी को निगेटिव कह रहा है, और आप जानते हैं निगेटिव मतलब यहाँ पे माइनस साइन टाइप का होगा या समथिंग। और आपको मालूम है कि जब सुप्रीमम यहाँ अगर ये निगेटिव है अर्थात माइनस साइन वाले टाइप का है, तो ऐसी सिचुएशन में टी जब बाहर निकलेगा, तो अभी आपने यहाँ पे देखा है ना रिजल्ट कि जब ये माइनस वाला बाहर निकलता है तो सुप्रीमम क्या बन जाता है, इन्फीमम बन जाता है। तो बताइए अगर टी आपका निगेटिव है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही वाला है, अगर टी निगेटिव है तो बताइए क्या सुप्रीमम यहाँ सुप्रीमम रह जाएगा, नहीं, ये क्या बन जाएगा, इन्फीमम बन जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट, पहला वाला क्या है आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, अगर टी इक्वल टू टी सुप्रीमम ऑफ ए बन जा रहा है, यहाँ पे टी ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये वाला जो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो भी कांस्टेंट है स्मॉल टी, अगर ये पॉजिटिव है तब सुप्रीमम के बाहर जब ये टी निकलेगा ऐसे, तब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये सुप्रीमम ही बना रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, आपका ये वाला रिजल्ट सही है। फिर कह रहा सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इक्वल टू होता है माइनस इन्फीमम ऑफ ए, बिल्कुल सही है। जब माइनस बाहर निकलता है तो सुप्रीमम का नाम क्या बन जाता है, इन्फीमम बन जाता है। तो ऑप्शन ए भी सही है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों दिया है एक ऑप्शन में, तो आप एग्जाम में किसको सही मारेंगे, डी को मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि ए और बी अगर दो सेट्स हैं, ए और बी कैसे हैं, दो सेट्स हैं, और ये कैसे हैं, ए बी के अंदर क्या है, कंटेंड है, पहला दूसरे के अंदर क्या है, कंटेंड है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है जो सुप्रीमम होगा ए का वो बी के सुप्रीमम से छोटा होगा, सही होता है। अगर एक सेट दूसरे सेट्स के अंदर कंटेन है तो जो बड़े वाले का सुप्रीमम आप निकालेंगे तो हमेशा ये बड़ा आएगा और छोटे वाले का सुप्रीमम छोटा ही आएगा। तो पहला ठीक कह रहा है। कह रहा है कि इन्फीमम जो होगा ए का वो इन्फीमम ऑफ बी से छोटा होगा। देखिए इन्फीमम के केस में ऐसा नहीं होगा, समझ गए बात, इन्फीमम के केस में ऐसा नहीं होगा। इन्फीमम के केस में गलत होता है, केवल अगर ए बी के अंदर कंटेन है तो इसी साइन के साथ बस केवल सुप्रीमम वाला वैलिड होता है, ठीक है। अच्छा, सुप्रीमम ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी होगा, ये गलत है। ये बताओ जब ये सेट बड़ा है तो इसका सुप्रीमम भी तो बड़ा होगा, ये कह रहा है कि नहीं इसका सुप्रीमम ही छोटा होगा बड़े वाले की। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि लेट ए बी बी ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। अब आपको बता दें कि ए भी साइन होता है ओपन इंटरवल का, ऐसे उल्टा ब्रैकेट अगर बना दिया जाए तो ए भी ओपन इंटरवल का साइन होता है, जबकि इसी को अगर आप इधर से बना दीजिए तो ये क्लोज इंटरवल का साइन होता है। तो आप लोग पहचानते रहिएगा एग्जाम में कहीं ए वाला उल्टा वाला ना बना दे, ठीक है। अच्छा, ए भी होता है ओपन इंटरवल का, ऐसे ये जो है ओपन इंटरवल का होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक ही चीज़ है ना, ऐसे उल्टा बना देना और ब्रैकेट खोल के ए भी ओपन होता है और ए भी ओपन होता है, और ये क्या होता है, क्लोज होता है। और आपको सबको मालूम है कि अगर एक साइड से ऐसे ओपन टाइप का बनाया जाए और एक साइड से ऐसे बना दिया जाए ऊपर नीचे मुंह बंद करके, तो आपका ये सेमी क्लोज इंटरवल होता है या सेमी ओपन भी कहते हैं,
ऐसे भी बनता है सेमी ओपन, इधर से क्लोज कर दिया जाए और इधर से ओपन कर दिया जाए। हम आपको सबका मीनिंग बारी बारी से बता दे रहे हैं। देखिए अगर ऐसा लिखा ओपन लिखा है, इसका मतलब ये है कि रियल लाइन पर कहीं ए होगा और कहीं बी होगा, है ना, और इनके बीच में तमाम सारे रियल नंबर होंगे, मोर प्रिसाइसली इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो इस ओपन इंटरवल ए बी का मतलब होता है कि यह एक सेट है जिस सेट में ये जो एंड पॉइंट ए है और जो बी है वो शामिल नहीं है। मतलब ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट होता है ना, ए और बी, ये शामिल नहीं होता है, और जबकि इसके बीच के जितने नंबर रियल लाइन पे हैं सब के सब इस इंटरवल में हैं। तो इस इंटरवल का क्या मतलब है, इसमें ए शामिल नहीं है, बी शामिल नहीं है, लेकिन इनके बीच में आने वाले सारे के सारे रियल नंबर इसमें शामिल हैं। समझ गए बात? अच्छा, अब हम आपको बताएं क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब यह होता है जैसे रियल लाइन है और सपोज कर लिया आपका ये ए है और ये आपका बी है, तो इनके बीच में तमाम सारे रियल नंबर होंगे, ए और बी के बीच में तमाम सारे रियल नंबर होंगे, है ना, बहुत सारे रियल नंबर होंगे। तो इस क्लोज इंटरवल का मतलब यह होता है कि इसमें ए भी शामिल है, एंड पॉइंट बी भी शामिल है, और साथ ही साथ इनके बीच में जितने नंबर दिख रहे हैं ये भी शामिल हैं। मतलब क्लोज का मतलब होता है कि दोनों सिरा भी शामिल होता है इसी सेट के अंदर। ठीक, अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका ये जो ए है ना, आपका ये जो ए है ये शामिल नहीं है चूंकि इधर से ओपन बना है। इसका मतलब ये है, देखिए ऐसे है, ये आपका ये ए है और इधर से क्लोज बनाया गया ये बी है। तो कह रहा है कि एक ऐसा इंटरवल है जिसमें ए शामिल नहीं है और इसके बीच के सारे नंबर शामिल हैं, और इधर से क्लोज बनाने का मतलब है कि बी भी शामिल है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? ए इसका मेंबर नहीं है, इसमें बी इसका मेंबर नहीं होगा। समझ गए बात? तो अब जरा बताइए कि अगर ए बी आपका ओपन इंटरवल है तो क्या होगा। ए बी ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ए और बी मेंबर नहीं होंगे इसके, बाकी इसके बीच के सारे रियल नंबर होंगे। तो देख लीजिए कहाँ लिखा है मेंबर नहीं होंगे। तो देखिए नाइदर ए नार बी इज ए मेंबर ऑफ ए बी, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप सभी लोग अपने सिलेबस में लिमिट सुप्रीमम के बारे में पढ़े होंगे और लिमिट इन्फिनिमम के बारे में पढ़े होंगे। तो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिनिमम शायद आपको निकालना आता होगा। तो आप इस दिए गए सेट का लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिनिमम आप निकालने की कोशिश क्या कर सकते हैं? हमें लगता है आप सभी लोग इसका लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिनिमम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीमम निकालना हमने समझाया ही है, आपको हम ये होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके लिए लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिनिमम अगर दोनों की वैल्यू बराबर है, एन कोई सीक्वेंस है, ठीक, इसके लिए लिमिट सुपीरियर निकाला और लिमिट इन्फीरियर निकाला और दोनों की वैल्यू बराबर आ गई और यही वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ गई, है ना, मतलब लिमिट सुप्रीमम निकाला किसी सीक्वेंस का। अब बार बार सोच रहे होंगे लिमिट सुप्रीमम निकाला कैसे जाता होगा। हमें जहाँ तक लगता है जो लोग नहीं पढ़े होंगे कई बार सोच रहे होंगे कि किसी सीक्वेंस का लिमिट सुप्रीमम कैसे निकलता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अच्छा सुप्रीमम को ही लिमिट सुप्रीमम कहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी सीक्वेंस के लिए सुप्रीमम अलग हो सकता है और लिमिट सुप्रीमम अलग हो सकता है। तमाम सारा एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसका लिमिट सुप्रीमम कुछ और होता है और सुप्रीमम कुछ और होता है। तो गलतफहमी में मत पड़िएगा कि लिमिट सुप्रीमम और सुप्रीमम में अंतर नहीं होता है, ये अंतर होता है। ऐसे लिमिट इन्फिनिमम किसी सीक्वेंस का ये भी निकालने का बड़ा सुंदर तरीका है, हम आपको कभी बता देंगे, अभी हम जो है इसमें नहीं बताएंगे वीडियो में। आप खुद से पहले किताब से देखिए, सीखने का कोशिश करिए। तो कह रहा है लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिनिमम अगर मान लिया किसी सीक्वेंस का किसी ने निकाला और दोनों बराबर हो गया और वैल्यू कैसी आई, फाइनाइट वैल्यू आई, है ना। जैसे मान लिया इसकी भी वैल्यू 2 आ गई, इसकी भी वैल्यू 2 आ गई, तो दोनों बराबर आ गया और 2 कैसा वैल्यू, फाइनाइट है। इस टाइप का अगर हो गया तो सीक्वेंस कैसा होगा। ये बड़ा अच्छा मेथड माना जाता है सीक्वेंस के कन्वर्जेंट के लिए। ऐसा हो जाता है तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं, समझ गए। और सबसे बड़ी बात, ये जो फाइनाइट वैल्यू निकल के आती है ना, कहा जाता है कि सीक्वेंस इसी वाले फाइनाइट वैल्यू पे जाके कन्वर्ज भी कर जाता है। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है कन्वर्जेंट का। हम आपको इस पे आपको एक दो और पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि इसी को देख करके आप कैसे डायरेक्ट डाइवर्जेंट के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते और सपोज कर लिया यहाँ फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट वैल्यू आ जाता, मतलब आपको मान लिया कि आ जाता प्लस इनफाइनाइट आ जाता, तो हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है जिसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालने पर बराबर आया लेकिन प्लस इनफाइनाइट के बराबर आ गया,
ये डाइवर्जेंट होगा, तब एन क्या होता है, डाइवर्जेंट होगा। समझ गए बात। और मान लीजिए कि ये दोनों बराबर ही नहीं आते लग बाई चांस, अगर ये दोनों बराबर ही नहीं आते लग बाई चांस, तो ऐसे केस में कहते हैं हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों बराबर होते हैं और अगर फाइनाइट वैल्यू देंगे तब कैसा होगा, कन्वर्जेंट। दोनों अगर बराबर होंगे और इनफाइनाइट वैल्यू देंगे तब क्या होगा, डाइवर्जेंट। और अगर ये दोनों कहीं बराबर ही नहीं हुए, इसकी वैल्यू कुछ और आ गई, इसकी वैल्यू कुछ और आ गई, तो आपका सीक्वेंस एन कैसा होता है, ऑसिलेटरी। तो सीक्वेंस एन का नेचर आप इस वाले इक्वेशन के सहारे बड़ा अच्छे से डील कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि एन कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है। एन क्या है आपका, कोई एक सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म कितना है, इस सीक्वेंस का आपका जो पहला टर्म है वो 1 है ना। सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है, 1 है। फिर बाकी के टर्म आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक। अच्छा बताइए, अगर एन की वैल्यू अगर यहाँ पर आप 1 रख दीजिए, ठीक है, या अगर एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि हाँ चलिए अगर हम 1 रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बताइए। 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। अच्छा A3 कितना होगा, आप यहीं से देख लीजिए, अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, और यहाँ पर आप क्या रखेंगे, A1, और A1 एक्चुअली कितने के बराबर है, 1 के, तो आपका A3 का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। ऐसे अगर आप नेक्स्ट वैल्यू निकालना चाहें तो आप ऐसे A4 निकाल सकते हैं। तो A4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ n की जगह 3 रखना, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। जब 2 रखेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपको वैल्यू A2 का मिल जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर A2 की इस समय ज़रूरत पड़ जाएगी। ये बात क्लियर है। चलिए आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए। तो आपका देखिए, जब ये कहेगा इस टाइप का कोई भी सीक्वेंस देगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एक्चुअली एक वैल्यू और इसको यहाँ पर दे देना चाहिए ताकि आप A2 को भी निकाल सकें। क्योंकि जब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ रखी है तो यहाँ पर जो A2 बचे, जैसे n इक्वल टू 0 अगर आप रख रहे हैं तो आपका यहाँ पर A0 की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो A0 समथिंग सपोज कर लो कि A0 0 है ना। हालांकि A0 सीक्वेंस का मान लिया कि A0 0 है, थोड़ा सा इनिशियल कंडीशन ऐसे दे दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे इसको डील कर पाएंगे, ठीक है। अंडर रूट 2 तभी वैल्यू दिख जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे जानेंगे, एक्चुअली ये बाउंडेड सीक्वेंस है, कैसे समझेंगे कन्वर्ज कर। आप क्या करिए कि n+2 के प्लेस पर आप यल पुट कर दीजिएगा। एग्जाम में हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, इसकी जगह यल पुट करिएगा। हम शॉर्टकट बता रहे हैं आपको MCQ सॉल्व करने का। जहाँ 2 है वहाँ 2 रहने दीजिए, और n+2 के प्लेस पे भी आपने यल पुट किया, और यहाँ an के प्लेस पर भी आप यल पुट कर दीजिए, ठीक है। मतलब करना क्या होगा, अगर यहाँ पर n+1 एग्जाम में दिया होगा, यहाँ पर आप चाहें तो n+1 कर दीजिए और अच्छे से बन जाएगा। यही वाला क्वेश्चन अगर आप n+1 कर लेंगे तो बढ़िया से बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जस्ट आपका ऐसे यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका 2 + A1 आ जाएगा, मतलब अंडर रूट आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, कंफर्म। तो आपको A2 मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा, ऐसे लगातार सारी वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो आपको करना क्या होता है, हम आपको बस तरीका बता रहे हैं कि n+1 या n+2 यहाँ जो भी लिखा रहेगा वहाँ पे यल रख दीजिएगा, और जहाँ यहाँ an लिखा रहेगा वहाँ भी यल रख दीजिएगा। इस टाइप का आपको इक्वेशन मिलेगा, आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों साइड का। तो स्क्वायर करेंगे तो यल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + l। आप देखिए यल में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला आपको क्या मिला, l² - l और +2, यही ना मिला, l² - l और क्या मिल गया आपका, +2 मिल गया। अब यहाँ से इसके 2 सोल्यूशन होंगे यल के। तो 2 सोल्यूशन क्या क्या होंगे, आप इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका एक सोल्यूशन आपका जो है यल इक्वल टू आपका क्या होगा, आपका एक सोल्यूशन यल इक्वल टू 2 होगा। देखिए 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर l इक्वल टू क्या होगा, एक सोल्यूशन आपका l, यहाँ पर लग रहा है कुछ गड़बड़ी हमने की। अच्छा 2 इधर जब ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। तो यल इक्वल टू 2 इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो यल इक्वल टू 2 देखिए इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। 4 में से 2 जाए 2 और 2 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इसका एक सॉल्यूशन है। तो आपका ये जो है ना, ये कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, 2 पे कन्वर्ज कर जाएगा। जो यल की वैल्यू आई पॉजिटिव वाली, एक वैल्यू निगेटिव आएगी उस पर कन्वर्ज नहीं करेगा, चूँकि इसका लगातार टर्म जो है 1 है, फिर अंडर रूट 3 है, फिर ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है ना,
इसीलिए कभी निगेटिव वाली वैल्यू मान्य नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस सी वाला हो जाएगा। सो आप लोग इतना पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हमसे पूछेगा। आप लोग ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में ज़रूर पढ़िएगा खुद से। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, तो हम आपको थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे लिमिट सुपीरियर और कैसे लिमिट इन्फीरियर निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका होता है, कोई बहुत कठिन नहीं होता है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालने का। ठीक है, तो आप इसको आसानी से डील कर सकते हैं। सो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।